हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा अमेंडमेंट एक्ट्स। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी अमेंडमेंट किए गए हैं, आज हम उन सभी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट के क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप रहेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको फ्री में इस टॉपिक की PDF प्रोवाइड कराई जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, 9th शेड्यूल वॉज एडेड बाय विच अमेंडमेंट एक्ट। तो 9वीं अनुसूची को जो हमारे भारतीय संविधान में अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था, वो कौन सा संशोधन रहेगा? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951 के थ्रू 9th शेड्यूल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था। स्टार्टिंग में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया था, उस टाइम पे 8 शेड्यूल्स हमारे ऑलरेडी थे। 9th को ऐड किया गया, 10th ऐड किया गया, 11th और 12th, टोटल 4 हमारे शेड्यूल्स हैं जिनको ऐड किया गया है। चारों को हम कवर करेंगे। तो पहला अमेंडमेंट यहाँ पे आपने कवर कर लिया है। जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, वो रहेगा अपर पॉपुलेशन लिमिट फॉर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी वाज रिमूव्ड बाय अमेंडिंग आर्टिकल 81 बाय विच अमेंडमेंट। तो किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 81 में संशोधन करके संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए ऊपरी जो जनसंख्या है उसकी सीमा को हटा दिया गया था? तो यह आपका किया गया था सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1952 के थ्रू। 7th शेड्यूल वॉज अमेंडेड बाय विच अमेंडमेंट एक्ट। तो जो 7वीं अनुसूची है उसमें संशोधन अधिनियम के द्वारा उसमें संशोधन किया गया, तो वो कौन सा रहेगा? तो इसमें थर्ड हमारा अमेंडमेंट एक्ट हो जाएगा 1953 का। अब जो आपका 7th शेड्यूल रहेगा, इसमें आता क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो 3 लिस्ट होती है आपकी, जिसमें आता है स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो उसमें कुछ भी एडिशन होगा वो आपका 3rd शेड्यूल अमेंडमेंट के थ्रू सबसे पहली बार किया गया था, और बार बार उसमें चेंजेस हुए हैं। 7 शेड्यूल्स में काफी सारी चीजें ऐड करी गई हैं, काफी सारी चीजें रिमूव करी गई हैं, काफी सारी चीजें ट्रांसफर करी गई हैं। लेकिन सबसे पहले जो 7th शेड्यूल में अमेंडमेंट किया गया था, वो किया गया था आपका 3rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1954। इस चीज को आप ध्यान रखें। विच अमेंडमेंट एक्ट amended Article 31, 31A and 305 of the Schedule 9 to the Constitution। तो 9th शेड्यूल फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था, लेकिन उसमें जो चेंजेस किए गए, जो उसमें एडिशन हुआ आपका, वो किसके थ्रू हुआ? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1955 के थ्रू। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि सिर्फ 79 रुपीज में आपको एक ई बुक प्रोवाइड कराई जा रही है। ये जो ई बुक रहेगी, इसमें टोटल आपको 19 टॉपिक्स मिल रहे हैं। कुछ स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं और कुछ करंट अफेयर 2022 के टॉपिक्स हैं। ये सब आपके वही टॉपिक्स हैं जिनसे एग्जाम्स में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, और अगर आपका कोई SSC का एग्जाम है तो ये SSC के फेवरेट टॉपिक्स आपके रहेंगे। ये ई बुक आपको अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पर हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विच अमेंडमेंट एक्ट एम्पावर्ड दी प्रेसिडेंट टू प्रिस्क्राइब अ लिमिट टू हाउ लॉन्ग स्टेट लेजिस्लेचर कैन एक्सप्रेस देयर व्यू। तो स्टेट लेजिस्लेचर जो होती है वो कितने टाइम के लिए अपना व्यू जो है उसको एक्सप्रेस कर सकती है, ये प्रेसिडेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है, जो लिमिट होती है। तो ये जो पावर मिली है प्रेसिडेंट को एम्पावर करने की, ये कौन से अमेंडमेंट के थ्रू मिलती है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 5th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1955। विच अमेंडमेंट एक्ट अमेंडेड दी यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट विद रेस्पेक्ट टू रेजिंग ऑफ टैक्स। तो कौन सा संशोधन रहेगा जिसके द्वारा जो 2 लिस्ट है हमारी, एक तो संघ की सूची और एक राज्य सूची, वैसे कितनी होती है हमारी? 3 लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, जो कि हमारी 7th शेड्यूल में आती हैं। लेकिन यहाँ पे इन दोनों जो हमारी लिस्ट रहेंगी, इनमें रेस्पेक्ट किसके बेसिस पे? आपका टैक्सेस के बेसिस पे, राइजिंग जो है उसके बेसिस पे आपका अमेंड किया गया था। तो वो कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किया गया? तो वो 6th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 के थ्रू किया गया था। विच अमेंडमेंट एक्ट रीऑर्गेनाइज्ड स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक लाइन्स। तो किन संशोधन अधिनियम ने भाषा के आधार पर जो आपका पुनर्गठन है वो किया था? तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये आपका 7th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956। ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स के लिए। जो आंध्र प्रदेश हमारी स्टेट रहेगी वो आपकी लिंग्विस्टिक बेसिस पे डेवलप हुई थी, उससे रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा।
द 8th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1960 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेड चेंजेस टू विच आर्टिकल। तो 8वां जो आपका संशोधन अधिनियम रहेगा 1960 का, उसके द्वारा कौन से आर्टिकल रहेगा जिसमें चेंजेस करे गए। तो इसमें आर्टिकल 368 इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगर यहां पे बात करी जाए आर्टिकल 368 आपसे पूछा जा रहा है, तो आर्टिकल 368 में बताया किस चीज के बारे में गया है। आर्टिकल 368 जो है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये किस चीज से रिलेटेड है, आपको ये चीज भी पता होनी चाहिए। तो पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड दी कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर, ये जो होता है ये आपका रिलेटेड होता है, ये आपका बताया गया है आर्टिकल 368 में। तो पार्लियामेंट के जो पास पावर है अमेंडमेंट करने की, वो आपकी आर्टिकल 368 के अंडर आती है। और ये क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत बार आपका पूछा भी गया है। इन विच अमेंडमेंट एक्ट माइनर एडजस्टमेंट ऑफ टेरिटरी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट वर मेड। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक विवाद चल रहा था, उसको निपटाने के लिए एक एडजस्टमेंट करा गया था, टेरिटरी में कुछ चेंजेस करे गए थे छोटे से। तो वो कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू करे गए, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 9th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1960। विच अमेंडमेंट एक्ट एक्वायर्ड द दादर नागर हवेली एज अ यूनियन टेरिटरी फ्रॉम पोर्तुगल। तो पोर्तुगल पे कब्जा था, किस टाइम तक कब्जा था, अगर आपको ईयर भी पता होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर इजीली करेक्ट करके आ सकते हैं। तो उसके बाद इंडिया ने एक्वायर कर लिया था दादर नागर हवेली को, तो वो कौन सा अमेंडमेंट एक्ट रहेगा, तो वो है आपका 10th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1961। Which amendment act provided the new procedure of election for vice president by introducing an electoral college। तो जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसका जो प्रोसीजर है, नया प्रोसीजर लाया गया था, वो कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लाया गया, तो उसमें आपका हो जाएगा 11th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1961। अब यहां पे एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि जो वाइस प्रेसिडेंट का पद होता है, पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट होती है, इसको हमने कहां से बोरो किया है, कौन सी कंट्री से बोरो किया है, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इस चीज को बोरो किया है। क्योंकि आप यूएसए में भी देखेंगे वाइस प्रेसिडेंट का पद होता है, वहां से हमने इस चीज को अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पे डाला है। और एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, वाइस प्रेसिडेंट की अगर यहाँ पे बात हुई है, तो वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं किसके, राज्यसभा के। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, प्रेजेंट टाइम में वाइस प्रेसिडेंट कौन है इंडिया के, तो वो रहेंगे जगदीप धनखड़। विच अमेंडमेंट एक्ट एडिड गोवा एंड दादर दमन द्वी इन द इंडियन यूनियन। तो कौन सा अधिनियम रहेगा, संशोधन अधिनियम रहेगा जिसके द्वारा जो गोवा स्टेट रहेगी हमारी और दमन द्वीप रहेगा, इन दोनों को ऐड किया गया था, इंडिया का एक हिस्सा बनाया गया था, यूनियन टेरिटरी बनाया गया था सबसे पहले इन दोनों को। तो वो बनाया गया था आपका 12th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1962 के थ्रू। और 1962 में कौन सा वॉर हुआ था आप सबको पता होगा। विच अमेंडमेंट एक्ट फॉर्म्ड स्टेट ऑफ नागालैंड विद स्पेशल प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 371A। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन सा आर्टिकल रहेगा जिसके थ्रू नागालैंड को स्पेशल राइट्स दिए गए हैं, तो वो आपका आर्टिकल 371A हो जाएगा। यहाँ पे इस चीज को हमने कवर कर लिया। अब कौन से अमेंडमेंट के थ्रू ये जो स्पेशल आपका प्रोटेक्शन दिया गया है नागालैंड को, वो दिया गया है, तो वो हमारा रहेगा 13th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1962। विच अमेंडमेंट एक्ट एडिड पुडुचेरी फॉर्मरली नोन एज पौंडीचेरी इन द इंडियन यूनियन। तो इंडियन यूनियन में जो पुडुचेरी जगह हमारी यूनियन टेरिटरी है, इसको ऐड किया गया, तो वो रहेगा हमारा 14th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1942। विच अमेंडमेंट एक्ट रेज्ड रिटायरिंग एज ऑफ हाई कोर्ट जजेस फ्रॉम 60 to 62 ईयर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स के लिए। सिंपल क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि हाई कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज प्रेजेंट टाइम में कितनी है, तो उसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 62 ईयर्स। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि रिटायरमेंट एज को बढ़ाया गया था, 60 ईयर्स थी पहले, उसको बढ़ा के 62 ईयर्स किया गया, कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, तो उसमें आपका आंसर हो जाएगा 15th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1963। विच अमेंडमेंट एक्ट इंक्लूडेड सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी इन द फॉर्म ऑफ ओथ और अफर्मेशन टू बी सब्सक्राइब। तो आप सबको पता है कि कुछ चीजें हमारे प्रियम्बल में या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करी गई हैं, जैसे आपका सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, सोवरेंट, और ये सब आपके पार्ट्स रहते हैं किसके, प्रियम्बल के। तो इसमें सोवरेंटी और इंटीग्रिटी इन दो वर्ड्स को हमारा इंक्लूड किया गया था ओथ और एफर्मेशन में। तो कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, तो वो हमारा रहेगा 16th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1963। विच अमेंडमेंट एक्ट प्रोहिबिटेड द एक्विजिशन ऑफ लैंड अंडर पर्सनल कल्टीवेशन। तो पर्सनल कल्टीवेशन के अंडर जो एक्विजिशन ऑफ लैंड है उसको रोकने के लिए कौन सा अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, तो वो आपका बताया गया 17th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1964 में।
Which amendment act made technical amendment to include UT in Article 3 and hence permit reorganization of union territory? तो आप सबको पता ही है पार्ट 1 जो हमारा रहता है आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक, उसमें हमारा क्या है, स्टेट हो गया, रीऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये सब चीज आती है यूनियन की, स्टेट्स की। तो उससे रिलेटेड आपका आर्टिकल 3 हो जाएगा। तो ये जो अमेंडमेंट किया गया ये कौन सा रहेगा हमारा, तो इसमें आता है हमारा 18th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1966। विच अमेंडमेंट एक्ट abolished the system of election tribunals and vested the power to hear election? तो ये जो किया गया अमेंडमेंट जो किया गया हमारा, अबॉलिश कर दिया गया, जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल होता है उसको खत्म कर दिया गया, और जो पावर ऑफ हियरिंग है वो इलेक्शन की आपकी वेस्ट करी गई। तो वो कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, तो वो आपका रहेगा 19th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1966। विच अमेंडमेंट एक्ट इंसर्टेड आर्टिकल 233A विच इज रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस इन यूपी? तो ये क्वेश्चन एक रहेगा आपका, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस एक बार ओवरव्यू में देख लें। 20th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1966। विच अमेंडमेंट एक्ट इंक्लूडेड सिंधी एज द 15th लैंग्वेज इन द 8th शेड्यूल? 8th शेड्यूल इंपॉर्टेंट रहता है, जो इसमें लैंग्वेजेस ऐड करी गई हैं। स्टार्टिंग में आपकी 14 लैंग्वेजेस थी, जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पे 14 लैंग्वेजेस थी, जो पहली लैंग्वेज ऐड करी गई, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, वो आपकी सिंधी लैंग्वेज रहेगी। आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि सबसे पहले अमेंडमेंट जो किया गया था 8th शेड्यूल में, कौन सी लैंग्वेज उसमें ऐड करी गई थी, तो वो आपकी सिंधी लैंग्वेज हो जाएगी। तो इसमें आपसे अमेंडमेंट का नंबर पूछा जा रहा है, तो वो आपका रहेगा 21st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1967। तो ये 15th आपकी लैंग्वेज रहेगी। प्रेजेंट टाइम में 22 लैंग्वेजेस हैं 8th शेड्यूल के अंडर, तो बाकी लैंग्वेजेस भी अमेंड करी गई होंगी, उनको भी अभी हम आगे पढ़ेंगे। Which of the following state was formed in the 22nd Constitutional Amendment Act of 1969? तो इस अमेंडमेंट के थ्रू कौन सी स्टेट को फॉर्म किया गया, तो वो आपकी हो जाएगी मेघालय स्टेट। Which amendment act made it compulsory for the president to give his assent to the constitutional amendment bill? तो आप सबको बताइए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो होता है उसमें जो सहमति होती है वो प्रेसिडेंट को देनी होती है, ये कंपलसरी होता है बिल्कुल। तो ये कौन से अमेंडमेंट के थ्रू इस चीज को कंपलसरी किया गया, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर रहेगा 24th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971। विच अमेंडमेंट एक्ट रिस्ट्रिक्टेड प्रॉपर्टी राइट एंड कंपेंसेशन इन केस द स्टेट टेक्स ओवर प्राइवेट प्रॉपर्टी? तो ये जो रिस्ट्रिक्शन लगा गई थी प्रॉपर्टी राइट्स पे और कंपेंसेशन पे, स्टेट अगर चाहे प्राइवेट प्रॉपर्टी को जो है वो उसको केस कर सकता है, तो ये कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किया गया, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर रहेगा 25th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971। विच अमेंडमेंट एक्ट एबोलिश्ड द प्रिवी पर्सेस एंड प्रिविलेजेस ऑफ द फॉर्मर रूल ऑफ प्रिंसली स्टेट्स? तो जो पुरानी हमारी प्रिंसली स्टेट्स थी, मतलब ये जो हमारा, जैसे अगर आप बात करें कि इंडिपेंडेंस हो गया, लेकिन कुछ स्टेट्स रहेंगी जो कि आपकी अभी भी किसी और के कब्जे में थी, तो उसके बेसिस पे उससे रिलेटेड आपका अबोलिशन जो था वो लाया गया था। तो अगर उसकी हम बात करें तो वो कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लाया गया, तो वो था आपका 26th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971। Which amendment act reorganized Mizoram into a union territory with a legislature and council of ministers? तो आप सबको आप देख सकते हैं मिजोरम को पहले क्या बनाया गया था, एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, लेकिन उसके बाद जो आपका क्या करा गया, इसमें मंत्री परिषद हो गया, विधायिका हो गई, ये सब आपकी इसमें इंट्रोड्यूस करी गई थी। तो ये कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू करी गई, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 27th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971। Which amendment act inserted Article 312A and removed Article 314 and rationalized civil service rules? तो एक तो सिविल सेवा रूल्स लाए गए, उसके रेशनलाइज किया गया इनको, और दो चीज और करी गई, एक तो आर्टिकल 312A को इंसर्ट किया गया और एक आर्टिकल 314 को रिमूव किया गया। तो ये तीन चीजें हुई थी कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 28th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1972। Which amendment act increased the number of seats in Lok Sabha from 525 to 545? तो कौन सा अमेंडमेंट एक्ट रहेगा जिसके द्वारा लोकसभा की जो सीट्स हैं 525 से 545 कर दी गई। प्रेजेंट टाइम में 552 सीट्स थी लोकसभा की, लेकिन आप सबको पता है कि एंग्लो इंडियन की 2 रिजर्व सीट्स रहती थी, 2 नॉमिनेटेड सीट्स होती थी, तो उसको खत्म कर दिया गया है। तो उसमें से 2 सीट्स हमारी खत्म हो चुकी हैं 552 में से, तो अब प्रेजेंट टाइम में 550 सीट्स रहेंगी, मैक्सिमम सीट्स रहेंगी लोकसभा की। अगर प्रेजेंट टाइम में बात करी जाए कितनी हमारी प्रेजेंट टाइम में एक्वायर्ड सीट है, मतलब जो अभी प्रेजेंट टाइम में भरी हुई सीट्स हैं, वो हमारी 543 रहेंगी।
तो ये जो इंक्रीज किया गया था लोकसभा की सबसे पहले सीट्स में, वो किया गया था आपका कौन से अमेंडमेंट, 31st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1972 के थ्रू। विच अमेंडमेंट एक्ट मेड स्पेशल प्रोविजन टू सेटिस्फाई द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल ऑफ तेलंगाना रीजन इन आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में आप सबको पता ही है, अब तो आपकी तेलंगाना का रीजन जो है वो अलग कर दिया गया है। तेलंगाना एक ऑलरेडी अलग स्टेट बना दी गई है, 2014 में तेलंगाना को अलग कर दिया गया था। लेकिन ये मांग एक स्पेशल प्रोविजन के लिए काफ़ी टाइम से आपकी चल रही थी। तो तेलंगाना का जो रीजन था वो लैंग्वेज के बेसिस पे आपका कुछ एरिया रहेगा जिसको डिवाइड किया गया था, तो उससे रिलेटेड आपकी अलग अलग मांगे उठती रही थी। तो उसके बेसिस पे आपका ये बताया जा रहा है कि स्पेशल प्रोविजन लाया गया था जो लोग हैं तेलंगाना रीजन के, उनके लिए। तो वो आपका कौन सा अमेंडमेंट एक्ट रहेगा, वो था आपका 32nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1973। विच अमेंडमेंट एक्ट इंक्लूडेड 20 मोर लैंड टेन्योर एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट्स ऑफ वेरियस स्टेट्स इन द 9th शेड्यूल। तो लैंड टेन्योर जो होता है, इंडस्ट्रीज हो गई, इन सबसे रिलेटेड होता है आपका 9th शेड्यूल, जो हमने सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ा था। उसमें आपका 20 नए लैंड टेन्योर्स और लैंड रिफॉर्म एक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया गया था अलग अलग स्टेट्स के लिए। तो वो कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किया गया, वो था आपका 34th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1974। In which amendment act Schedule 10 was added, laying down term and conditions of association of सिक्किम with Indian Union। तो शेड्यूल 10 से रिलेटेड यहाँ पे आपसे बताई जा रही है कि टर्म्स एंड कंडीशन जो है 6 से रिलेटेड जो रहेंगी उनको इंडियन यूनियन के फॉर्म में, सिक्किम जो हमारी यूनियन टेरिटरी रहेगी, उस टाइम पे यूनियन टेरिटरी आपकी बनी थी, इसलिए यहाँ पे यूनियन टेरिटरी की बात करी जा रही है, इंडियन यूनियन की बात करी जा रही है। तो वो हमारी रहेगी 35th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1974 के थ्रू। बाय विच अमेंडमेंट एक्ट सिक्किम वॉज गिवन स्टेट स्टेटस। तो सिक्किम को एक स्टेट का, एक राज्य का दर्जा मिल गया था, कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, तो वो रहेगा हमारा 36th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975। स्टार्टिंग की अगर हम बात करें तो पहले की अगर बात करें हमारे इंडिपेंडेंस के बाद 1975 तक, 1974 तक एक अलग शासन किया गया था, और स्टेट जो रहेगी हमारी सिक्किम, उसमें कोई राजा रहेंगे, उनके द्वारा शासन किया गया था। और जब इंडिया ने वहां पे अपने में मतलब इंक्लूड करने की कोशिश करी, तो उन्होंने एक अलग स्टेट, एक अलग कंट्री बनाने की मांग रखी थी सिक्किम को। तो इसलिए इंडिया ने क्या किया, इंडिया के द्वारा आर्मी भेज के, क्योंकि इस टाइम पे इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट रहेगी, उन्होंने आर्मी के द्वारा दबाव बना के सिक्किम को एक अपने स्टेट जो है उसका दर्जा यहाँ पे प्राप्त करा दिया था। तो इस चीज को आप ध्यान रखें कि सिक्किम जो है वो स्टेट का स्टेटस मिला था सिक्किम को 1975 में। ईयर आपसे बहुत बार पूछा जाता है, तो इस चीज को आप ध्यान रखें। अंडर विच अमेंडमेंट एक्ट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अरुणाचल प्रदेश वॉज फॉर्म्ड। तो लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर्म करी गई थी अरुणाचल प्रदेश की 37th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975 के थ्रू। सारे आर्टिकल जो हमारे अमेंडमेंट्स हैं सारे हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आपको आर्टिकल्स की सेपरेट वीडियो देखनी हो तो आर्टिकल्स की ऑलरेडी हमने एक सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड करा रखी है, जिसमें हमने सारे पार्ट्स को भी कवर किया है। अगर आपको किसी भी सेपरेट टॉपिक की वीडियो देखनी है तो हमारी डिस्क्रिप्शन में ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, उसमें आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। यहाँ पे अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच अमेंडमेंट एक्ट इनहेंस द पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर टू पास ऑर्डिनेंस। आप सबको पता है कि प्रेसिडेंट के पास ऑर्डिनेंस पास करने की पावर होती है, और एक जो दूसरे व्यक्ति जिनके पास पावर होती है ऑर्डिनेंस पास करने की, वो किसके पास होती है, गवर्नर। तो ये दोनों के पास जो पावर ऐड करी गई, जो पावर इनको मिली है ऑर्डिनेंस पास करने की, तो ये आपके कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू मिली। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 38th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गवर्नर जो होते हैं स्टेट्स के, वो प्रमलगेट कर सकते हैं ऑर्डिनेंस को, ये कौन से आर्टिकल में बताया गया है। तो आर्टिकल 213 रहेगा गवर्नर्स के ऑर्डिनेंस पास करने से रिलेटेड। और अगर आपसे प्रेसिडेंट का पूछा जाए, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो वो आता है आपका 123 आर्टिकल। दोनों आर्टिकल्स को आप याद रखें। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि विच अमेंडमेंट एक्ट इनेबल्ड पार्लियामेंट टू मेक लॉ विद रेस्पेक्ट टू EEZ एंड वेस्ट मिनरल वेल्थ विद यूनियन ऑफ इंडिया। अब पहले यहाँ पे हम EEZ जो है उसकी बात करेंगे, पहले आंसर को एक बार देख लेते हैं। तो 40th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे EEZ क्या है, तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन।
एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है आपका, ये आपका रहेगा, और आपका वेस्ट मिनरल वेल्थ, ये कुछ यूनियन का जो हिस्सा रहेगा इंडिया का, उससे रिलेटेड रहेगा। और पार्लियामेंट ने इसके बेसिस पे, इसके रेस्पेक्ट में एक एक्ट बनाया था, एक्ट लॉन्च किया था, लॉज बनाए गए थे। तो वो कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किए गए थे? वो 40th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के थ्रू हुए थे। अगला क्वेश्चन है, विच अमेंडमेंट एक्ट रेज्ड द रिटायरमेंट एज ऑफ मेंबर ऑफ स्टेट एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन फ्रॉम 60 to 62 ईयर्स। अब यहाँ पे एक चीज हम ये आप लोगों से जानना चाहते हैं कि आपको जो आपने क्वेश्चन पढ़े वो आपको कितने याद हैं। तो हमने पीछे आपको क्या बताया था कि हाई कोर्ट की जो एज रहेगी, रिटायरमेंट एज है, उसको 60 ईयर्स से इंक्रीज करा गया था 62 ईयर्स का। वो कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किया गया? अगर आपको ध्यान है तो आप कमेंट में इस क्वेश्चन के आंसर को जरूर टाइप करें। अब यहाँ पे स्टेट और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जो रहेगी उसकी रिटायरमेंट एज को बढ़ाया गया कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू? तो इसमें हमारा 41st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट वॉज डन बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। जो अमेंडमेंट का पोर्शन रहता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस में गिना जाता है वो आपका 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 भी रहेगा। कुछ आपके 6 से 7 ऐसी अमेंडमेंट है जो एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछी जाती है, उसमें से एक आपकी ये अमेंडमेंट रहेगी। तो कौन से अमेंडमेंट रहेगा, किस चीज को अमेंड किया गया था? 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के थ्रू। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। तो 3 तो वर्ड्स को ऐड किया गया था प्रियम्बल में। कौन कौन से वर्ड्स? तो सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, इन 3 वर्ड्स को प्रियम्बल में ऐड किया गया। और साथ ही साथ 10 हमारी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को आर्टिकल 51A में ऐड किया गया था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम्स के लिए, बहुत ही ज्यादा आपके एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। जो फंडामेंटल ड्यूटीज रहेंगी प्रेजेंट टाइम में कितनी है? प्रेजेंट टाइम में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। 10 को ऐड किया गया था किसके? 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। और जो 11th ऐड करी गई उसको अभी हम आगे कवर करेंगे, क्योंकि अमेंडमेंट की ही बात यहाँ पे हो रही है, अमेंडमेंट का ही हमारा टॉपिक है, तो उनको भी हम कवर कर लेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज की अगर बात करी जाए, हमने कौन सी कंट्री से बोरो किया है फंडामेंटल ड्यूटीज को? तो यूएसएसआर यानी कि रशिया से हमने बोरो किए हैं फंडामेंटल ड्यूटीज को। अगर आपसे पूछा जाए फंडामेंटल राइट्स, अगर आपसे पूछ ली जाए, तो प्रेजेंट टाइम में टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स है हमारी, जिनको हमने अमेरिका से बोरो किया है। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ दीज इज ट्रू अबाउट 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978? तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। जो हमने आपको बताया 6-7 अमेंडमेंट है, उसमें से ये भी आपका शामिल रहेगा। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। यहाँ पे 3 चीज आपको देखने को मिलती है, 3 चीज करी गई थी 44th अमेंडमेंट के थ्रू जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है। इसमें क्या किया गया था कि जो एक इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड था हमारे इमरजेंसी के लिए, उसको किससे बदल दिया गया था? आर्म्ड रिबेलियन से। दूसरा क्या किया गया था? जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें गारंटी किए गए थे आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। आपसे पूछा जाता है कि इमरजेंसी के टाइम पे कौन से हमारे आर्टिकल्स हैं जो सस्पेंड नहीं हो सकते, तो वो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 रहेंगे। और इस चीज को कंपलसरी किया गया 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। और जो तीसरी चीज करी गई वो करा गया, डिलीट करा गया राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से। स्टार्टिंग में 7 फंडामेंटल राइट्स थे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें से राइट टू प्रॉपर्टी जो 7th था इसको डिलीट कर दिया गया, इसको हटा दिया गया। और प्रेजेंट टाइम में हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हो जाएंगे, जिनको हमने रशिया, जो हमारी अमेरिका कंट्री रहेगी, वहां से हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया है फंडामेंटल राइट्स को। तो इस चीज को आप ध्यान रखें। पार्ट 3 में आते हैं फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक। और सारे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट रहते हैं फंडामेंटल राइट्स के, जो कि हम ऑलरेडी आर्टिकल्स की सेपरेट वीडियो में कवर भी कर चुके हैं। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि विच अमेंडमेंट एक्ट इनेबल्ड द स्टेट टू प्लग लूप होल्स इन द लॉ एंड रिलाइज सेल टैक्स ड्यूज? तो इसमें आपसे सिर्फ छोटी सी बात पूछी जा रही है कि जो लूप होल्स हमारे लॉ में थे उस टाइम पे, और जो रियलाइज किया गया था सेल्स टैक्स ड्यूज में जो लूप्स देखे गए थे, उनको उनमें जो चेंजेस लाए गए थे वो कौन से अमेंडमेंट के थ्रू? तो वो रहेगा आपका 46th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1982। विच अमेंडमेंट एक्ट गेव अ कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्टिटी टू दी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इन त्रिपुरा? तो त्रिपुरा में आपका कुछ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, मतलब कुछ अलग पार्ट रहेगा, ऑटोनोमस पार्ट था, उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्टिटी मिल गई थी, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा मान्यता दी गई थी। वो कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू दी गई थी? तो वो आपका रहेगा 49th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1984।
विच अमेंडमेंट एक्ट इज पॉपुलरली नोन एज एंटी डिफेक्शन लॉ। तो कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है जिसको एंटी डिफेक्शन लॉ भी बोला जाता है, तो वो हमारा हो जाएगा 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985। एंटी डिफेक्शन लॉ आपका एक शेड्यूल बताया गया है, आप सबको पता होगा शेड्यूल कौन सा रहता है एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड। अगर आपको ध्यान है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर दें। विच अमेंडमेंट एक्ट मेड स्पेशल प्रोविजन विद रेस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ मिजोरम एंड इंसर्टेड आर्टिकल 371G। 371A हमने पीछे पढ़ा था, जिसमें क्या था, नागालैंड जो स्टेट है उसको एक स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड कराया गया। इसी तरीके से जो मिजोरम स्टेट है उसको एक स्पेशल प्रोविजन दिया गया है आर्टिकल 371G के थ्रू। तो वो कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया, तो वो है हमारा 53rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1986। विच अमेंडमेंट एक्ट इंक्रीज द सैलरी ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर जजेस। तो सैलरी बढ़ाई गई थी, वो आपकी रहेगी 54th अमेंडमेंट के थ्रू, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। विच अमेंडमेंट एक्ट मेड स्पेशल प्रोविजन इन रेस्पेक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। इसी तरीके से अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज के बेसिस पे कुछ काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस देखने को मिल रहा था, तो इस वजह से यहाँ पे स्पेशल प्रोविजन मिला था किसको, अरुणाचल प्रदेश को। कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, तो हमारा आंसर हो जाएगा 55th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1986 के थ्रू। बाय विच अमेंडमेंट एक्ट गोवा वॉज मेड अ फुली फ्लैश्ड स्टेट। गोवा स्टेट तो पहले ही बन गई थी, लेकिन पूरी तरीके से जो स्टेट का दर्जा मिल गया था वो आपका मिला था गोवा को कौन से अमेंडमेंट के थ्रू, तो वो रहेगा हमारा 56th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1987। इससे पहले यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला था, यहाँ पे आपको क्या, स्टेट का दर्जा मिल गया था गोवा को। तो इस चीज को आप ध्यान रखें, क्योंकि पोर्तुगीज जो थे उनके कब्जे में थी, तो उनसे इंडिया ने एक्वायर कर लिया था। उस टाइम पे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था गोवा को। फिर गोवा को जो पूरी तरीके से एक स्टेट का दर्जा मिला, वो मिला आपका 56th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1987 के थ्रू। विच अमेंडमेंट एक्ट गेव द सेम लीगल सैंक्टिटी टू दी हिंदी वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डबल लैंग्वेज रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आपका कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का। तो पहले इंग्लिश में था, उसके बाद एक हिंदी वर्जन जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको भी सेम मान्यता दी गई। सेम हमारा क्या रखा गया, सेम लीगल सैंक्टिटी दी गई, मतलब बिल्कुल समान कानूनी मान्यता दी गई है। तो वो आपकी कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू दी गई, तो वो हमारी हो जाएगी 58th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1987 के थ्रू। Which amendment act provided for declaration of national emergency in Punjab on the grounds of internal disturbance। तो पंजाब जो हमारी स्टेट रहेगी वहां पे नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से। तो वो कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लगाई गई, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 59th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988। Which amendment act reduced voting age from 21 to 18 years for the Lok Sabha and State Legislative Assembly election। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए कि कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो लोकसभा या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शंस होते हैं उसमें जो वोटिंग एज है उसको 21 ईयर्स 21 साल से घटा के 18 साल कर दिया गया। तो वो कौन से अमेंडमेंट के थ्रू करा गया, तो वो हमारा हो जाएगा 61st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1989। इसको आप जरूर ध्यान रखें। Which amendment act repealed the changes introduced by the 59th Amendment Act of 1988 in relation to पंजाब। पंजाब में इमरजेंसी लगी थी, उसको बंद किया गया, रिपील किया गया, हटा दिया गया, इमरजेंसी को खत्म किया गया। कौन से अमेंडमेंट के थ्रू, तो 63rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1989 के थ्रू। Which amendment act led to the creation of नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। तो SC और ST के लिए जो नेशनल कमीशन बनाई गई है उसको कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू क्रिएट किया गया था, तो वो हमारी रहेगी 65th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1990। अभी प्रेजेंट टाइम में नेशनल कमीशन जो है SC ST की, उसके हेड कौन है, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सबको पता होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने पीछे ही प्रेजेंट हेड्स वाली हमारी जो वीडियो है उसको भी कवर किया था, उसमें सेम क्वेश्चन को कवर किया था। तो अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विजय संपला और हर्ष चौहान। अगर आपसे नेशनल कमीशन SC की बात करी जाए शेड्यूल कास्ट की, तो वो विजय संपला रहेंगे, और जो शेड्यूल ट्राइब की कमीशन है उसके हेड है हर्ष चौहान। तो दोनों के हेड आपको भी याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि विच अमेंडमेंट एक्ट फैसिलिटेटेड द एक्सटेंशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल इन पंजाब अप टू अ टोटल पीरियड ऑफ 4 years। तो मतलब प्रेसिडेंट रूल जो था उसको बढ़ा दिया गया था, उसके टाइम को एक्सटेंड किया गया था। कौन से अमेंडमेंट के थ्रू, 67th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1990 के थ्रू।
विच अमेंडमेंट एक्ट डेजिग्नेटेड दिल्ली एज नेशनल कैपिटल टेरिटरी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल कैपिटल टेरिटरी का दर्जा मिल गया था दिल्ली को कौन से अमेंडमेंट के थ्रू, तो वो रहेगा हमारा 69th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1991 के थ्रू। विच अमेंडमेंट एक्ट एडेड द लैंग्वेजेस कोंकणी, नेपाली एंड मणिपुरी टू द 8th शेड्यूल। तो इन 3 लैंग्वेजेस को ऐड किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में, कौन से अमेंडमेंट के थ्रू, तो वो रहेगा हमारा 71st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। एक पहली ऐड कर दी गई थी कंकोनी जो थी वो एक पहली आपकी ऐड कर दी गई थी सिंधी जो थी, उसके बाद 15th हो जाएगी वो, उसके बाद जो 16th रहेगी वो है कोंकणी, फिर 17th और 18th। टोटल अब प्रेजेंट टाइम में हमारी कितनी हो गई इस अमेंडमेंट के टाइम पे 1992 में कितनी हो गई हमारी, तो 15 पहले ही थी, 16, 17 और 18 हमारी क्या हो गई 8th शेड्यूल के अंदर लैंग्वेजेस हो गई। और अभी प्रेजेंट टाइम में कितनी है 22, मतलब 4 लैंग्वेजेस को और ऐड किया गया है, तो उनको भी अभी हम आगे पढ़ेंगे। अभी तक टोटल 4 लैंग्वेजेस ऐड करी जा चुकी है, ये 3 ये हो जाएंगी और एक पहले हमारी करी जा चुकी है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच अमेंडमेंट एक्ट ब्रॉड दी पंचायती राज सिस्टम इन एग्जिस्टेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पंचायती राज सिस्टम को ऐड किया गया कौन से अमेंडमेंट के थ्रू, तो वो रहेगा हमारा 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। और कौन से शेड्यूल में ऐड किया गया, तो 11th शेड्यूल में इसको ऐड किया गया था। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में कि विच एक्ट अमेंडमेंट एक्ट गेव कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन टू म्युनिसिपैलिटीज। तो म्युनिसिपैलिटीज को जो ऐड किया गया वो कौन से अमेंडमेंट के थ्रू किया गया, तो वो किया गया 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। दोनों को एक साथ याद रखना है, पंचायती राज को 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के थ्रू और म्युनिसिपैलिटीज को 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के थ्रू। पंचायती राज को 11th शेड्यूल में और म्युनिसिपैलिटीज को 12th शेड्यूल में। टोटल 12 शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। विच अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द प्रोविजन फॉर सेटिंग अप रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल। रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के लिए जो सेटिंग्स लाई गई थी, कुछ चीजें लाई गई थी, इंट्रोड्यूस करी गई थी। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं रहेगा, आप बस याद रखें, ऊपर से इस क्वेश्चन को याद रखें। 75th अमेंडमेंट। विच अमेंडमेंट एक्ट इंक्लूडेड दी तमिलनाडु रिजर्वेशन एक्ट ऑफ 1994 इन द 9th शेड्यूल टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। आप सबको पता है कि 9th शेड्यूल में जो लैंड टेन्योर है, इंडस्ट्रीज है, इनसे रिलेटेड होता है। तो उसमें जो तमिलनाडु रिजर्वेशन एक्ट है 1994 का, उसको इंक्लूड किया गया कौन से अमेंडमेंट के थ्रू, जुडिशियल रिव्यू की वजह से। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 76th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1994। विच अमेंडमेंट एक्ट इज ए टेक्निकल अमेंडमेंट टू प्रोटेक्ट रिजर्वेशन ऑफ SC/ST एम्प्लॉयज इन प्रमोशन। तो इसमें क्या है कि एक टेक्निकल अमेंडमेंट है प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्ट रिजर्वेशन के लिए, जो SC/ST का रिजर्वेशन है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो प्रमोशन है एम्प्लॉय के, उनको उसमें कुछ चेंजेस लाए गए कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, तो वो हो जाएगा हमारा 77th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1995। विच अमेंडमेंट एक्ट इंक्लूडेड 27 मोर लैंड रिफॉर्म एक्ट ऑफ वेरियस स्टेट्स इन 9th शेड्यूल। तो 27 नए और ज्यादा लैंड रिफॉर्म एक्ट्स लाए गए, पीछे भी हमने कवर किया था, लाए गए थे, उसके बाद ये दोबारा लाए गए। तो 4-5 बार आपका अभी तक 9th शेड्यूल में क्या हो गया, एडिशंस लाए गए हैं। तो वो आपका हो जाएगा 78th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1995 के थ्रू। विच अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइडेड फॉर एन ऑल्टरनेटिव स्कीम ऑफ डेवोल्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। तो जो भी रेवेन्यू रहेगा उसको बांटना, सेंटर और स्टेट में बांटना, यह इसके लिए एक आपका प्रोवाइड कराया गया था, एक स्कीम लाई गई थी। तो वो आपकी कौन सी अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आई, तो वो हो जाएगी आपकी 80th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2000 के थ्रू। विच अमेंडमेंट एक्ट प्रोटेक्ट्स ST एंड ST रिजर्वेशन इन फिलिंग बैकलॉग ऑफ वैकेंसीज। तो वैकेंसीज में आप सबको पता है रिजर्वेशन मिलता है SC और ST कास्ट को, तो ये कौन से अमेंडमेंट के थ्रू आपका प्रोटेक्ट करता है, तो वो आपका हो जाएगा 81st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2000। Which amendment act permits relaxation of qualifying marks in promotion for SC/ST कैंडिडेट। तो जो मार्क्स होते हैं उसमें छूट देना, मतलब जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनकी जो कट ऑफ होती है वो ज्यादा रहेगी, और जो SC/ST है उनको कुछ छूट मिली जाएगी, उनको कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ये जो आपका परमिट किया गया था, ये कौन से अमेंडमेंट के थ्रू किया गया, तो ये रहेगा आपका 82nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2000 के थ्रू। Which amendment act exempted अरुणाचल प्रदेश फ्रॉम रिजर्वेशन ऑफ SCs इन पंचायत राज इंस्टीट्यूट। तो SC जो रिजर्वेशन था उसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया, उसको हटा दिया गया पंचायती राज के इंस्टीट्यूट में अरुणाचल प्रदेश स्टेट में। कौन से अमेंडमेंट के थ्रू, 83rd अमेंडमेंट के थ्रू। विच अमेंडमेंट एक्ट एक्सटेंडेड द बैन ऑन री एडजस्टमेंट ऑफ लोकसभा सीट्स
एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अप टू 2026। तो ये बैन कर दिया गया एक्सटेंड करना, रीएडजस्टमेंट करना लोकसभा की सीट्स को 2026 तक। कौन से अमेंडमेंट के थ्रू? तो ये रहेगा हमारा 84th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2001 के थ्रू, विच इज ए टेक्निकल अमेंडमेंट टू प्रोटेक्ट कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी इन द केस ऑफ प्रमोशन ऑफ SC/ST एम्प्लॉयज। तो जो सीनियोरिटी है उसके बेसिस पे जो आपका प्रमोशन होता है SC/ST एम्प्लॉयज में वो आपका प्रोटेक्ट करा जाता है कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू? तो वो हो जाएगा हमारा 85th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2001। विच अमेंडमेंट एक्ट इंसर्टेड द राइट टू एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट्स? ये क्वेश्चन एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। दो चीजों को ऐड किया गया था 86th अमेंडमेंट के थ्रू। एक तो हमने पढ़ लिया कि राइट टू एजुकेशन को ऐड किया गया, कौन से आर्टिकल में आती है? तो आर्टिकल 21A में, जो कि फंडामेंटल राइट्स में है। एक और इंपॉर्टेंट रहेगा आपको, उसको आगे देखते हैं। विच अमेंडमेंट एक्ट एक्सटेंडेड द यूजेज ऑफ 2001 नेशनल सेंसस पॉपुलेशन फिगर फॉर द स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्लियामेंट्री सीट्स? पार्लियामेंट्री सीट्स को एक्सटेंड करना यूजेशन 2001 का जो सेंसस था उसके बेसिस पे, तो वो आपका हो जाएगा कौन से? 87th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 के थ्रू। यहाँ पे जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे थे वो शायद मिस हो गया है, तो यहीं पे आप इस चीज को ध्यान रखें कि एक तो राइट टू एजुकेशन को ऐड किया गया, ये हमने पढ़ लिया। एक चीज और रहेगी, हमने आपको पीछे बताया था कि जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है 10 को ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के थ्रू, लेकिन हमने आपको बताया कि 11th भी ऐड करी गई थी। तो जो 11th हमारी ऐड करी गई थी फंडामेंटल ड्यूटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 के थ्रू ही की गई थी। तो इस चीज को आप यहाँ पे ऐड कर लें, गलती से मिस हो गया ये वाला क्वेश्चन। तो दो चीज आपकी ऐड करी गई, राइट टू एजुकेशन और 11th फंडामेंटल ड्यूटी 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 के थ्रू। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी अभी कवर किया। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है विच अमेंडमेंट एक्ट मेड अ प्रोविजन फॉर सर्विस टैक्स आर्टिकल 268A के अंडर? तो ये जो सर्विस टैक्स रहेगा ये आर्टिकल 268A के अंडर ऐड किया गया इस प्रोविजन को, कौन से अमेंडमेंट के थ्रू? तो ये रहेगा आपका 88th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। विच अमेंडमेंट एक्ट मेड रिजर्वेशन इन आसाम असेंबली रिलेटिंग टू बोडोलैंड टेरिटरी एरिया? तो जो आसाम का हमारा एरिया रहेगा, अलग अलग जगह रहती हैं, कुछ कुछ एरियाज होते हैं, उनके बेसिस पे डिविजन्स दिए जाते हैं। तो इसी तरीके से आसाम का एक एरिया रहेगा आपका बोडोलैंड टेरिटरी एरिया, वो आता आसाम में है, लेकिन यहाँ पे इनको कुछ रिजर्वेशन दिए गए। आसाम में, आसाम जो असेंबली है उनमें रिजर्वेशन दिए गए, उनकी कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स जिससे कि रहे और वो जो एरिया रहेगा उस पर कंट्रोल बनाया जा सके गवर्नमेंट के द्वारा। तो कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू? 19th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 के थ्रू। Which amendment act restricted the size of council of ministers of 15% of legislative member? आप सबको पता है 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए लेजिस्लेटिव जो मेंबर्स हैं उनका साइज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है ये कौन से अमेंडमेंट के थ्रू है? तो ये हमारी हो जाएगी 91st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 के थ्रू। ये क्वेश्चन आपसे अभी भी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि कितनी परसेंट जो लेजिस्लेटिव मेंबर्स हैं उनकी संख्या नहीं होनी चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से, तो उसमें आपका 15% करेक्ट आंसर हो जाता है। तो 15% आपको यहां पे पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर। विच अमेंडमेंट एक्ट इंक्लूडेड बोडो, डोगरी, सैंथली एंड मैथली एज ऑफिशियल लैंग्वेज? 8th शेड्यूल में ऐड किया गया था, जो हमने पीछे भी कवर किया। तो आपकी 18 तो अभी तक ऐड करी जा चुकी है, एक बार पहले ऐड करी गई थी एक लैंग्वेज, फिर आपकी 3 लैंग्वेज को ऐड किया गया और अब आपकी ये 4 लैंग्वेज ऐड करी जा रही हैं। तो 14 से प्रेजेंट टाइम में हमारी कितनी हो गई? 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं हमारी प्रेजेंट टाइम में 8th शेड्यूल के अंडर। तो ये जो लास्ट एडिशन हुआ है 8th शेड्यूल में, जो लास्ट लैंग्वेजेस को ऐड किया गया वो किया गया था आपका 92nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 के थ्रू, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। Which amendment act provided for 27% reservation of OBC in government and private higher education institute? तो 27% रिजर्वेशन OBC के लिए रहेगा आपका कौन से अमेंडमेंट? 93rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2005 के थ्रू। Which amendment act freed Bihar from the obligation of having a tribal welfare minister? तो ये जो आपका ऑब्लिगेशन लग रहा था बिहार स्टेट पे उसको खत्म किया गया कौन से अमेंडमेंट के थ्रू? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 94th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2006। विच अमेंडमेंट एक्ट सब्सटीट्यूटेड ओडिया इन द प्लेस ऑफ ओरिया?
तो ओडिया जो शब्द है उसको ओरिया से बदला गया कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है 96th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011। Which amendment act included a new directive principle of state policy on promotion of cooperative society? आर्टिकल 43B। आर्टिकल 43B को ऐड किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू? तो आप सबको पता है कि आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक जो हमारा पार्ट 4 रहेगा उसमें आते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें आर्टिकल 43B को ऐड किया गया कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू? तो हमारा हो जाएगा 97th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011। Which amendment act empowered the Karnataka governor to take step to develop the हैदराबाद कर्नाटका रीजन? तो हैदराबाद और कर्नाटका का जो रीजन है उसको डेवलप करने के लिए कर्नाटका गवर्नर जो है वो स्टेप ले सकते हैं। ये पावर दी गई है कर्नाटका के गवर्नर को कौन से अमेंडमेंट के थ्रू? तो वो हो जाएगा आपका 98th अमेंडमेंट। Which amendment act provided for establishment of नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन? इस ये जो NJAC है इसको ऐड किया गया, एस्टैब्लिश किया गया कौन से अमेंडमेंट के थ्रू? तो वो रहेगा 99th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2014। विच अमेंडमेंट एक्ट इज लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश? तो इंडिया और बांग्लादेश जो हमारा देश रहेगा, नेबरिंग कंट्री रहेगी, जिसके साथ इंडिया की सबसे बड़ी लैंड बाउंड्री शेयर होती है, तो इंडिया और बांग्लादेश ने एक लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट को साइन किया था। कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू वो चेंजेस करे गए थे? तो वो आपका रहेगा 100 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2015। बाय विच अमेंडमेंट एक्ट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इम्पोज्ड? तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सबको पता है कि जीएसटी को इंडिया में इंप्लीमेंट कौन से ईयर में किया गया था? गिवन ऑप्शंस में से एक ही आपको ऑप्शन मिल रहा है 2016, तो वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 101 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016 के थ्रू जीएसटी को ऐड किया गया, और ये क्वेश्चन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट भी रहता है। विच अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइडेड अ मैक्सिमम ऑफ 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन? ईडब्ल्यूएस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। एक रिजर्वेशन लाया गया था, अभी पीछे की बात रहेगी आपकी, कौन से ईयर की है, अभी हम आप अमेंडमेंट के थ्रू इस चीज को देख लेंगे। तो 10% जो रिजर्वेशन है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए, उनके लिए लाया गया था कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू? ये जो रिजर्वेशन है ये मिलता है, तो वो रहेगा आपका 103rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 में ये जो अमेंडमेंट किया गया था रिजर्वेशन के लिए, 10% रिजर्वेशन के लिए, ये आपका इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हमारे कुछ आर्टिकल्स हैं जो एग्जाम्स में आपके पूछे जाते हैं, सभी आर्टिकल्स को हमने कवर किया है। अब यहाँ पे 2 हमारे क्विज के क्वेश्चंस रहेंगे जिनका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। ऑलरेडी कवर किए गए हमारे क्वेश्चन रहेंगे। तो पहला हमारा क्विज का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट वाज डन बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976? तो इस क्वेश्चन का आंसर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के थ्रू किस चीज को ऐड किया गया था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि विच अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी टू क्रिएट अ यूनिफाइड टैक्सेशन सिस्टम अक्रॉस इंडिया? तो जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया कौन से अमेंडमेंट के थ्रू? अभी हमने पीछे इस क्वेश्चन को भी कवर किया था, बस लैंग्वेज थोड़ी सी बदल दी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी अगर आपको ध्यान हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम्स के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ई बुक बाय करनी हो अगर आपको तो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके ई बुक को बाय कर सकते हैं। अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप रहेगा हमारा जिसमें आपको जो वीडियोस हम प्रोवाइड कराते हैं उसकी पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड कराई जाती है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी प्लेलिस्ट है ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से, जिसमें सारे टॉपिक्स की सेपरेट वीडियोस आपको एक जगह मिल जाएंगी। तो आप डिस्क्रिप्शन को एक बार जरूर चेकआउट करें। धन्यवाद।